कमिंग बैक टू माय पॉइंट, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 लोग हम पढ़ चुके हैं, पूरा रिवीजन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, चैप्टर नंबर 8 को रिवाइज करना है। चैप्टर नंबर 8 कंपैरेटिवली एक स्मॉलर चैप्टर है। चलिए यार, चैप्टर 8 की अगर हम लोग बात करते हैं, डेट फंडिंग एंड दैट टुवर्ड नॉन फंड बेस। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था, बैंक कैन एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी इस केस के अंदर फंड बेस या फिर नॉन फंड बेस। ये आप लोगों ने पेन डाउन नहीं किया है तो इसको इंश्योर करना है कि पेन डाउन कर लें। अभी जैसे ये सेशन खत्म होगा उसके बाद मैं मेक श्योर कि आप उसको पेन डाउन करें। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, फोकस हियर। चलो हम लोग आते हैं यहां पर, बैंक एंड एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज फंड बेस या फिर नॉन फंड बेस। अगर फंड बेस की मैं बात करता हूं तो क्या हो जाता है, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग। फंड बेस जहां पे बैंक को इमीडिएटली कैश आउटफ्लो करना पड़ रहा है। यहां पे बैंक की इनकम का सोर्स क्या है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट। कि बैंक अगर आपको किसी भी प्रकार का लोन दे रहा है तो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, बिल डिस्काउंटिंग कर रहा है तो बैंक को डिस्काउंटिंग चार्जेस मिल रहे हैं। नॉन फंड बेस होते हैं बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके अंदर होता है क्या है कि बैंक आपको तुरंत कोई कैश आउटफ्लो नहीं कर रहा है, बैंक बस आपके लिए गारंटी दे रहा है कि आप चिंता मत करो मैं दे दूंगा। इमीडिएट कैश आउटफ्लो नहीं होता है। इसके अंदर बैंक की जो इनकम होती है वो क्या होता है, कमीशन इनकम होती है बैंक की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट की जब हमने बात की थी, सबसे पहले हमने लेटर ऑफ क्रेडिट को बहुत अच्छे से समझा एक बड़े से ट्रांजैक्शन से। इसके अंदर हमने सारे प्रकार के जो भी पार्टीज हो सकती है उन सबको इनकॉर्पोरेट कर दिया। लेटर ऑफ क्रेडिट में सबसे पहली पार्टी जो रहेगी वो रहेगा हमारा बायर इंपोर्टर। बायर इंपोर्टर एप्लीकेंट, ये वो व्यक्ति है जो इंडिया के बाहर से, अभी ये चार्ट पूरा दिख रहा है ना, माइंड में इस चार्ट को ड्रॉ करना है अभी अपन को, कि सबसे पहले सिर्फ प्लेस किया बायर को। ये वो है जो बायर है, इंपोर्टर है, एप्लीकेंट है, जो बाहर से कोई गुड्स खरीदना चाह रहा है, ये बायर है। तो इसने जैसे ही बाहर से गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया, उसने कहा कि पहले एलसी दो तो मैं काम करूंगा। तो एप्लीकेंट मेक्स एन एप्लीकेशन टू द इशूइंग बैंक, ओपनिंग बैंक। ये वो है जिसके पास आपका बैंक अकाउंट होता है जनरली, कि मेरा बैंक जिसके पास है, मैं मेरे बैंक के पास आता हूं कि सुनो ना एक एलसी इशू कर दो उसके बैंक के फेवर में। नेगोशिएटिंग बैंक बना देते हैं उसके बैंक को एक एलसी दे दो कि ड्यू डेट पे हम पेमेंट कर देंगे अगर उसने सामान का शिपमेंट करवा दिया। इशूइंग बैंक एक एलसी बनाता है और एलसी उसको देने के लिए अब्रॉड में एक एडवाइसिंग बैंक को अपॉइंट करता है। एडवाइसिंग बैंक जनरली इशूइंग बैंक या तो ब्रांच होती है या करस्पॉन्डेंट रहता है, उनके थ्रू हम सिर्फ एलसी भिजवाते हैं। किस तक, एक्सपोर्टर तक। एक्सपोर्टर बेनिफिशियरी सेलर, एक्सपोर्टर बेनिफिशियरी सेलर, उस तक हम एलसी भिजवाते हैं थ्रू एन एडवाइसिंग बैंक। एडवाइसिंग बैंक डाकिया है, एलसी दिया और उसका काम खत्म हो गया। ड्यू डेट पे अब काम ये है एक्सपोर्टर का कि वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर दे और जो डॉक्यूमेंटरी प्रूफ हैं उन डॉक्यूमेंटरी प्रूफ को लाके दे दे किसको, नेगोशिएटिंग बैंक को, और पेमेंट ले ले। स्टोरी ओवर हो जाएगी यहाँ पे जनरली। लेकिन अगर मान लीजिए हमको लगता है इफ वी रिक्वायर एन रीइंबर्सिंग बैंक, देन देयर विल बी अनदर रीइंबर्सिंग बैंक बिटवीन द नेगोशिएटिंग बैंक एंड द इशूइंग बैंक। जनरली नेगोशिएटिंग बैंक सीधा एलसी देगा, सीधा बिल ऑफ लीडिंग देगा इशूइंग बैंक को, इशूइंग बैंक पेमेंट कर देगा। लेकिन इफ नीड अराइज वी नीड वन मोर बैंक इन बिटवीन, उसका काम सिर्फ रीइंबर्समेंट का ही है, तो उसका नाम ही है रीइंबर्सिंग बैंक। रीइंबर्सिंग बैंक क्या करता है, इशूइंग बैंक को सबसे पहले नेगोशिएटिंग बैंक से बिल ऑफ लीडिंग लेता है, वो बिल ऑफ लीडिंग इशूइंग बैंक को देता है, इशूइंग बैंक से पैसे लेता है और वो पैसे नेगोशिएटिंग बैंक को देता है। यहां पर इस चीज पे कभी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि वो सर पहले पैसे देता है फिर पैसे लेता है, या फिर वो पैसे लेकर देता है। ये उनके अपने इंटरनल रिलेशंस पे डिपेंड करता है, इसको लेके कोई रूल नहीं है। और ये सब होते हैं पार्टीज। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्सपोर्टर है वो कह देता है कि वी डू नॉट ट्रस्ट द इशूइंग बैंक, वी वांट दैट एलसी टू बी को एक्सेप्टेड बाय अनदर बैंक, दैट बैंक इज नोन एज अ कंफर्मिंग बैंक। वो कंफर्मिंग बैंक उसको को एक्सेप्ट करता है या फिर अपना कंफर्मेशन देता है उनके एलसी के ऊपर कि अगर इशूइंग बैंक ने पे नहीं किया तो मैं पे कर दूंगा। तो प्रैक्टिकली अब ऐसा समझो कि आप हो इंपोर्टर, आप उस पार नदी के उस पार से एक्सपोर्टर से सामान मंगवा रहे हो, बट आपका वो भाव नहीं देता है, तो आपके पीछे है आपका एक इशूइंग बैंक, वो पीछे खड़ा है कि हाँ दे दो, वो आपको दे रहा है। अगर इशूइंग बैंक में भी इतना दम नहीं है तो इशूइंग बैंक के पीछे एक और है कंफर्मिंग बैंक, और उसके भरोसे पे आपकी गुड्स वहां से शिप होकर आते हैं। इवेंचुअली पैसा तो आप ही को देना है, बट आपके बिहाफ पे इशूइंग बैंक देता है और आपके अकाउंट से कट कर लेता है और आप इशूइंग बैंक को दे देते हो। एंड दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ एलसी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? वेरी इजी। फिर एलसी के अंदर अगर हम आगे जाते हैं, एलसी के सीधे जाते हैं टाइप्स। यस, साइट क्रेडिट, एक्सेप्टेंस क्रेडिट, टाइम क्रेडिट। साइट क्रेडिट के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपने एलसी दिखाया आपको पेमेंट मिल जाएगा। एक्सेप्टेंस क्रेडिट, टाइम क्रेडिट, कि यहां पे आप एलसी दिखाएंगे,
एलसी दिखाते जैसे एक्सपोर्टर ने एलसी दिखाया नेगोशिएटिंग बैंक को, नेगोशिएटिंग बैंक पेमेंट नहीं देगा लेकिन वो बिल को एक्सेप्ट करवाएगा एंड इवेंचुअली पेमेंट विल बी मेड. बिल कैन बी एक्सेप्टेड ईदर बाय द इंपोर्टर और बाय द इशूइंग बैंक. इजी. फिर आता है रिवोकेबल इररिवोकेबल क्रेडिट, कि जो एलसी है वो रिवोकेबल भी हो सकती है और इररिवोकेबल भी हो सकती है. इररिवोकेबल एलसी को एक्सेप्ट करेगा क्या? सॉरी, रिवोकेबल एलसी कोई एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं. इररिवोकेबल एलसी ही चलती है. रिवोकेबल एलसी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एलसी जिसको इशूइंग बैंक कभी भी रिवोक कर सकता है और रिवोक कर सकता है विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग द एक्सपोर्टर. तो रिवोकेबल एलसी प्रैक्टिस में नहीं चलती, इररिवोकेबल एलसी ही चलती है. कंफर्म्ड क्रेडिट, कंफर्म क्रेडिट ओनली इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी कंफर्म्ड. अगर मान लीजिए एलसी को एक कंफर्मिंग बैंक कंफर्म कर रहा है तो वो क्या हो जाता है? कंफर्म क्रेडिट. बैक टू बैक क्रेडिट, ट्रांसफरेबल क्रेडिट. ये इंटरेस्टिंग है, इसका चार्ट बना हुआ है आपके पास में. मुझे बस क्वेश्चन का आंसर दो. अगर मान लीजिए मैं हूं एक्सपोर्टर, मैं नहीं चाहता कि जिससे मैं परचेज करता हूं उसकी आइडेंटिटी रिवील हो, तो मैं बैक टू बैक लूंगा या ट्रांसफरेबल? बैक टू बैक लूंगा. और मुझे इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है, भले ही आइडेंटिटी रिवील हो जाए तो मैं करवाता मांगता हूं ट्रांसफरेबल एलसी. इजी पीजी. तो वो कंसेप्ट समझते हैं वापस एक बार. एक होता है बैक टू बैक एलसी और एक होता है ट्रांसफरेबल एलसी. अगर मान लीजिए एक एक्सपोर्टर है, उसने लिया है एक एलसी, वो एलसी उसके पास है 10 करोड़ का. अब वो अपने नेगोशिएटिंग बैंक को बोलता है कि ये 10 करोड़ के एलसी को कोलैटरल रखो और बदले में मुझे एक 6 करोड़ का एलसी दो ताकि मैं सामान खरीद सकूं एक्सपोर्ट के लिए. दिस इज नोन एज बैक टू बैक एलसी. बैक टू बैक एलसी एक ऐसी एलसी होती है जो कि बैंक ने इशू की है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द कोलेटरल ऑफ अ मेन एलसी. बैक टू बैक एलसी. ट्रांसफरेबल एलसी जो एलसी होती है उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप अपने बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो 10 करोड़ की एलसी है इसी का एक पार्ट 4 करोड़ का 6 करोड़ का आप ट्रांसफर कर दो इन फेवर ऑफ दैट रॉ मटेरियल सप्लायर, ताकि वो मुझे रॉ मटेरियल दे देगा और मैं एक्सपोर्ट कर पाऊंगा. दैट इज ट्रांसफरेबल एलसी. ट्रांसफरेबल एलसी आपको मांगते टाइम पहले ही स्पेसिफाई करवाना है दैट दिस एलसी हैज टू बी ट्रांसफरेबल. इट गोज अनसेड कि भले बैक टू बैक एलसी हो या ट्रांसफरेबल एलसी हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी जो सेकंड ट्रांसफर है या फिर बैक टू बैक एलसी की सेकंड एलसी आ रही है उसके टर्म फर्स्ट एलसी से ज्यादा नहीं हो सकते. इट गोज अनसेड. कोई और पॉइंट? एक ही बार ट्रांसफर हो सकती है आपका ट्रांसफरेबल एलसी. इसके बाद में बात करते हैं रेड क्लॉज ग्रीन क्लॉज. दिमाग में क्लियर है? एक नॉर्मल एलसी होती है, नॉर्मल एलसी के ऊपर कुछ भी एडवांस मिलता नहीं है. जब आपने पूरा शिपमेंट करा दिया, बिल ऑफ लेडिंग ले जाके आप नेगोशिएटिंग बैंक को देंगे तब नेगोशिएटिंग बैंक आपको पेमेंट करेगा. दैट इज नॉर्मल एलसी. लेकिन अगर एलसी के अंदर एक क्लॉज है रेड क्लॉज, इसका मतलब है यू विल गेट सम प्री शिपमेंट एडवांस, कि यहां पर आप प्री शिपमेंट के शिपमेंट करने के पहले ही कुछ एडवांस ले सकते हो. इफ योर एलसी हैज अ प्रोविजन ऑफ प्री शिपमेंट एडवांस दैट इज नोन एज अ रेड क्लॉज एलसी. उसमें इस क्लॉज को पहले ट्रेडिशनली रेड कलर में लिखा जाता था. ग्रीन क्लॉज एलसी एडिशनली apart from pre-shipment advance you will also get storage facility के लिए advance, so that is known as a green LC. green LC के अंदर आपको pre-shipment advance मिल गया. मान लो 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 करोड़ pre-shipment पे मिल गया. उसके अंदर जैसे ही आपने गुड्स को अभी तक शिप नहीं किया है, वेयर हाउस में भी करवा दिया है, तो आप उसका बिल लेके जाओगे कि इसको स्टोरेज करवा दिया है तो आपको 2 करोड़ और मिल सकता है, 4 करोड़ मिल गया है. फिर जिस दिन शिपिंग करोगे उस दिन आपने बिल लाके दिया तब आपको बैलेंस 6 करोड़ मिल जाएगा. तो अगर रेड और ग्रीन कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एलसी है, तो उसमें कोई भी एडवांस का प्रोविजन नहीं है. रेड क्लॉज एलसी के अंदर एडवांस का प्रोविजन है फॉर प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड ग्रीन क्लॉज एलसी के अंदर एडवांस का प्रोविजन फॉर प्री शिपमेंट फाइनेंस एज वेल एज स्टोरेज फैसिलिटी का एडवांस. स्टैंड बाय एलसी और रिवॉल्विंग एलसी. स्टैंड बाय एलसी इज यूज्ड लाइक अ बैंक गारंटी. जिन कंट्रीज के अंदर बैंक गारंटी अलाउड नहीं होता है देयर दे यूज स्टैंड बाय एलसी एज अ बैंक गारंटी, कि एज अ सिक्योरिटी कि कल को अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो स्टैंड बाय एलसी को एक्सरसाइज करके हम उसका पेमेंट करवा लेंगे. जैसे कि बैंक के अंदर हम बैंक गारंटी में पढ़ते हैं ना फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस, उसी प्रकार से आप बैंक गारंटी की जगह यूज कर लेते हैं एलसी को, कि कल को अगर आपने पेमेंट नहीं किया एज अ सिक्योरिटी, इफ यू आर नॉट मेकिंग द पेमेंट देन वी विल एनफोर्स द एलसी. सो दोज कंट्रीज वेयर इन बैंक गारंटी इज नॉट allowed, their LC is used as a replacement of bank guarantee and such LCs are known as standby LC. लास्ट आता है रिवॉल्विंग एलसी. ये 100% आप भूल जाओगे, तो दिमाग में क्लियर करना रिवॉल्विंग एलसी क्या होता है. व्हेन अ सिंगल एलसी इज यूज्ड टू कवर मल्टीपल ट्रांजैक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, such LC is known as revolving LC. It generally has a cap. इसके अंदर कैप रहता है. So when a single LC is used to cover multiple transactions over a period of time, such LC is known as revolving LC. It generally has a cap. ओवरऑल कि आप कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन इसके अंदर कर पाओगे. पार्टीज इन्वॉल्व अंदर एलसी
एप्लीकेंट, इशूइंग बैंक, एडवाइसिंग बैंक, बेनिफिशियरी, नेगोशिएटिंग बैंक, रीइंबर्सिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक. आई थिंक बिना सोचे आप सारे नाम लिख सकते हो. और अपन को चार्ट से याद रखने कि हमारा एप्लीकेंट होता है जिसको हम बायर भी कहते हैं, इंपोर्टर होता है, एक्सपोर्टर, बेनिफिशियरी, सेलर. इसका बैंक इशूइंग बैंक, इसका बैंक जनरली नेगोशिएटिंग बैंक. कंफर्म एलसी तो कंफर्मिंग बैंक आ जाएगा. एक होगा एडवाइसिंग बैंक और एक इफ रिक्वायर्ड आएगा रीइंबर्सिंग बैंक. वेरी इजी. यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, यूसीपीडीसी. यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंटरी क्रेडिट, यूसीपीडीसी 600. ये क्या है? सबसे पहला, दिस इज गिवन बाय इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स. ये देते हैं, क्यों देते हैं? दो पर्पस से. टू गिव क्लैरिटी एंड टू रिड्यूस कंफ्यूजन. क्लैरिटी देने के लिए और जहां पे भी कंफ्यूजन उसको रिड्यूस करने के लिए. एग्जांपल के तौर पे अपन ने प्रोविजन पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि व्हेन डज पेमेंट हैपन. दो पॉइंट पढ़े. एक पढ़ा था कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर और एक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहले सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं कि जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कहां पे खत्म हो जाती है? एज सुन एज शिपिंग इज डन. जैसे ही शिपिंग कर दी है उसको बिल ऑफ लीडिंग मिल चुका है, एयरवे मिल चुका है, लॉरी रिसीट मिल चुकी है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो मिल चुका है. वो डॉक्यूमेंट जैसे ही वो दिखाएगा नेगोशिएटिंग बैंक को, नेगोशिएटिंग बैंक या तो पेमेंट दे देगा या फिर बिल एक्सेप्ट कर लेगा. वहां पे सेलर की ड्यूटी खत्म हो जाती है. अब वो अगर सामान जाते हुए डूब भी जाए तो सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. क्लियर है? ये उन्होंने यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस बना दी. इफ नथिंग हैज बीन अग्रीड देन सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे खत्म हो जाएगी जहां पे उसने बिल लाके दे दिया है. 1, 2, इंपॉर्टेंटली उन्होंने बताया बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रहती है. नेगोशिएटिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू चेक, नेगोशिएटिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू चेक कि वो जो क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स वो करेक्ट है कि नहीं है. जो बिल ऑफ लीडिंग में लिखा है उसको नेगोशिएटिंग बैंक सही मान के चलेगा. अगर इंपोर्टर को चाहिए नहीं यार वी नीड टू एंश्योर कि गुड्स सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, देन इंपोर्टर विल अपॉइंट अ सेपरेट इंस्पेक्टिंग पर्सन हु इज गोइंग टू इंस्पेक्ट. Then negotiating bank will make the payment on bill of lading and the inspection report. तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू चेक कि गुड सही है या नहीं है. जो बिल ऑफ लीडिंग में लिखा है उसके हिसाब से नेगोशिएटिंग बैंक एक्सेप्ट कर लेगा. आर वी अंडरस्टैंडिंग? मान लीजिए हमने ऑर्डर किया था 1000 मैकबुक का, बिल ऑफ लीडिंग में ही 500 मैकबुक लिखा है, तो फिर जो नेगोशिएटिंग बैंक है 500 मैकबुक का ही पेमेंट करेगा. वो 1000 का नहीं कर सकता, वो उसकी गलती है. समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो यहां से शिपमेंट हुआ 500 का, बिल ऑफ लीडिंग 1000 का बना, तो वो 1000 का पेमेंट कर देगा. बैंक का काम इतना सा है कि बिल ऑफ लीडिंग को चेक करते हुए वो पेमेंट कर दे. एक्चुअल शिपमेंट को चेक करने की जिम्मेदारी बैंक की नहीं है. अगर इंपोर्टर को लगता है जरूरत है तो इंपोर्टर के इंस्पेक्शन के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट देगा. देन नेगोशिएटिंग बैंक विल मेक द पेमेंट ऑन बिल ऑफ लीडिंग एज वेल एज इंस्पेक्शन रिपोर्ट. आर वी गुड हियर? चलिए, इजी बीजी. उसके बाद में बात की हमने बीजी के बारे में. बीजी तो बहुत ही आसान थे. बैंक गारंटी पहले हमने समझने की कोशिश की. तो बैंक गारंटी 3 प्रकार की हो सकती है, फाइनेंशियल गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी एंड डेफर्ड गारंटी. तो फाइनेंशियल गारंटी, हमारा कोई फाइनेंशियल आउटफ्लो है, ड्यू है, हमारा कोई फाइनेंशियल पेमेंट है, उसको सिक्योर करने के लिए हम गारंटी दे रहे हैं. बैंक गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी. परफॉर्मेंस गारंटी, किसी भी एक्शन के परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए अगर गारंटी दी जा रही है, दैट इज अ परफॉर्मेंस गारंटी. तो फाइनेंस गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी में इफ यू हैव नॉट पेड द मनी, इफ यू हैव नॉट मेड द पेमेंट ऑन टाइम, देन फाइनेंस गारंटी कैन बी इन्फोर्स्ड. इफ यू हैव नॉट डन, if you done any default in performance, then performance guarantee can be enforced. तीसरी आती है deferred payment guarantee. उसके अंदर बस इतना सा डिफरेंस है कि फाइनेंस गारंटी का ही एक टाइप कह सकते हैं उसको. If at all you are giving a bank guarantee for a series of transaction, periodic transaction, you are covering multiple transaction, उसका बैंक गारंटी दे रहे हैं, तो that is known as deferred bank guarantee. ये सब चीजें हमने पढ़ी. उसके बाद में हमने इसको नोट से पढ़ने की कोशिश की. इन्होंने फाइनेंशियल गारंटी कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया. समझना कि अगर कोई भी क्लाइंट को किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर उसको बिड करना है तो बिड के साथ में उसको एक डिपॉजिट देना होता है. लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उन सबसे क्या ले लेती है? बैंक गारंटी. तो क्लाइंट अपने बैंक को रिक्वेस्ट करके एक बैंक गारंटी दे देता है. एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल गारंटी. ऐसा लिखा हुआ है, यही एग्जांपल हमको एग्जाम में लिखना है वेरी क्लियरली. फिर आती है परफॉर्मेंस गारंटी. ये सेम है कि टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट, इफ इट ऑल वी आर गिविंग अ गारंटी कि अगर अपन ने वो परफॉर्म नहीं किया तो गारंटी इन्वोक कर सकता है सामने वाली पार्टी. दैट इज नोन एज अ फाइनेंशियल, दैट इज नोन एज अ परफॉर्मेंस गारंटी. फिर डेफर्ड पेमेंट गारंटी के अंदर भी हम नहीं पढ़ा कि अगर कोई भी ऐसी बैंक गारंटी है विच कवर्स मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज डेफर्ड पेमेंट गारंटी. इसके अंदर हमने पढ़ा कि 10 to 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द कैपिटल गुड इज पेड इन एडवांस. डाउन पेमेंट जिसको कहते हैं, और बैलेंस के लिए होता है. इंस्टॉलमेंट पीरियड जनरली मे बी
1 to 5 ईयर्स के आसपास होता है। नीचे उन्होंने क्या कह दिया था, बट शुड नॉट एक्सीड 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स से ज्यादा है तो आप बैंक को अपने बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये सारे कंसेप्ट उन्होंने पढ़े थे। फिर बेनिफिशियरी की बात पढ़ ली और लायबिलिटी की बात कर ली कि लिमिटेशन क्लॉज इसके अंदर हो सकता है पीरियड को लेके, कि आपका एक लिमिटेशन पीरियड है कि मान लीजिए हमने ये पूरा का पूरा डेफर्ड पेमेंट गारंटी कर दिया, तो हम एक तो टेन्योर देते हैं और साथ में हम एक लिमिटेशन पीरियड भी देते हैं कि इसके अंदर आपको बैंक गारंटी को एनफोर्स करना है। फॉर एग्जांपल हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमने लगा रखे हैं फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, हमने लिमिटेशन पीरियड लगा दिया 12 ईयर, मतलब अगर 10 ईयर के ट्रांजैक्शन के अंदर डिफॉल्ट है तो आपको विद इन 12 ईयर्स आके एनफोर्स करना है, ताकि बैंक गारंटी आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसने पेमेंट नहीं दिया, आप 5-7 साल बाद आ रहे हो कि बैंक गारंटी इन्फोर्स करना है। तो बैंक गारंटी आप कब तक इन्फोर्स कर सकते हैं उसका एक लिमिटेशन पीरियड आपके बैंक गारंटी में लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल, मान लीजिए आई हैव टू पे यू 2 लाख रुपीज विच आई विल बी पेइंग यू आफ्टर 2 months। तो मैंने आपको एक बैंक गारंटी दे दी है कि अगर 2 महीने बाद मैं आपको नहीं दे पाया तो बैंक गारंटी इन्वोक करके पेमेंट ले लेना। ये ट्रांजैक्शन हो गया। अब बैंक गारंटी के अंदर हम लिखेंगे टेन्योर 2 months, लिमिटेशन पीरियड 4 months। उसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हमारा अभी फॉर एग्जांपल लिमिटेशन पीरियड भी लिखा मैंने 2 months आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, तो उसका मतलब ये हो गया कि 2 महीने बाद आपको मुझसे पैसे लेने, मैंने नहीं दिए तो आप बैंक गारंटी करने जा सकते हैं इन्वोक कराने, और बैंक गारंटी करवाने के लिए आपको सिर्फ 2 महीने का समय मिला है। दैट इज लिमिटेशन पीरियड, कि जिसके अंदर आपको बैंक गारंटी को इन्वोक करना होगा। लिमिटेशन पीरियड भी आपको यहां पर दी जानी चाहिए। 10 ईयर्स की बात हो गई, लेटर क्रेडिट की बात हो गई, एंड ये सब हो गया आपके बैंक गारंटी के एग्जांपल। फिर आता है कुछ भी नहीं और खत्म हो जाता है चैप्टर। बात करते हैं अप्रेजल की। अप्रेजल किस प्रकार से हो सकता है? उन्होंने बोला कि 2 कंसेप्ट हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट एंड बैंक गारंटी लिमिट। हमने कहा ठीक है देखते हैं। फिर यहां पर उन्होंने पूरा क्या एक्सप्लेन कर दिया, व्हाट इज एलसी, और फिर उन्होंने बीजी की लिमिट का अप्रेजल का मेथड बताया। यहां पे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट पढ़े, अच्छे से आप एक बार दिमाग में क्लियरली बैठाते हैं कि बीजी अगर किसी को देना है, बैंक गारंटी बैंक किसी को दे रहा है, तो किस तरह से चेक करेगा। पहला, द नीड ऑफ द बैंक गारंटी, क्या बैंक गारंटी क्यों ले रहे हैं, क्या ये आपके रेगुलर बिजनेस से रिलेट करता है या नहीं, वेदर इट इज रिलेटेड टू द एप्लीकेंट नॉर्मल बिजनेस। 1 सेकंड, ये जो आपका रिक्वायरमेंट है ये वन टाइम है या मल्टीपल रिक्वायरमेंट आने वाला है, रेगुलर बेसिस पे करेंगे। नेक्स्ट, गारंटी कौन सा है, फाइनेंशियल है या परफॉर्मेंस है। अब जो व्यक्ति बैंक गारंटी मांग रहा है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कैपेसिटी टू मीट द लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट, कि नेक्स्ट पॉइंट उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसने पहले जो बैंक गारंटी ली है वो उसकी इन्वोक हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर मान लीजिए कभी इन्वोक हुई थी तो उसका रीजन क्या रहा है, वो सब। अभी इसकी आउटस्टैंडिंग बैंक गारंटीज कितनी है, कितने अमाउंट की बैंक गारंटी इसने ऑलरेडी ले रखी है जो आउटस्टैंडिंग है, मार्जिन कितना कट करना है, एंड कोलेटरल सिक्योरिटी कुछ ऑफर कर रहा है या नहीं, क्योंकि बैंक गारंटी के अगेंस्ट हमें कुछ तो चाहिए ना। मान लीजिए वो दे रहा है, उसके पास 50 लाख की एफडी है, उसके अगेंस्ट वो हमको बोलता है कि आप बैंक गारंटी दे दो, तो हम बोल रहे हैं कि हम इस पे तो 100% का देंगे, कोई मार्जिन कट नहीं करेंगे, और 50 लाख के अगेंस्ट 50 लाख का आपको हम देने को रेडी हैं बैंक गारंटी, बिकॉज एफडी तो हमें पता है ना कम होने ही नहीं वाला है अमाउंट। तो इस प्रकार से यू कैन डिसाइड ऑन थिंग्स। सो दीज आर द सर्टन थिंग्स जिसको ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करेंगे बैंक गारंटी किस व्यक्ति को देनी है नहीं, अप्रेजल के पॉइंट्स। इसके बाद में अगर हम एडिशनल की बात करते हैं, एडिशनल में ज्यादा कुछ था ही नहीं इसके अंदर। एक तो हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, डॉक्यूमेंट्स बोल दो, एलसी जो लेटर ऑफ क्रेडिट उसमें डॉक्यूमेंट क्या आते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल इनवॉइस, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लीडिंग, अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट में एक एग्जांपल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कभी कभी मांग सकते हैं कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर। यस। फिर आता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कंडीशंस अंडर विच अ बैंक कैन ग्रांट नॉन फंड फैसिलिटी टू कस्टमर, कि हम किसी कस्टमर को अगर नॉन फंड फैसिलिटी दे रहे हैं जिसने फंड फैसिलिटी नहीं ली है, तो क्या क्या ध्यान रखना है। पॉइंट 1, ये अननेसेसरी टॉपिक है जो हमको पढ़ना पड़ता है। पॉइंट 1, वेदर ही हैज टेकन फंड बेस्ड फैसिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, पहली चीज। सेकंड, डिक्लेरेशन विद रिस्पेक्ट टू नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी टेकन फ्रॉम एनीवेयर। सेकंड पॉइंट, उसका जो उसका क्रेडिट अप्रेजल है फंड बेस के लिए करते हैं वो भी करना पड़ेगा, और जो भी वो क्रेडिट ले रहा है उसका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को हमको रिपोर्ट देना है, तो रिपोर्ट देना है, क्रेडिट अप्रेजल करना है, और बस ये देखना है उसने फंड बेस्ड फैसिलिटी कहीं से लिया तो नहीं है, और डिक्लेरेशन कि उसने नॉन फंड फैसिलिटी कहां कहां से ले रखा है। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट बनाती है ऐसा। फिर आ जाता है अननेसेसरी टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ गारंटी एंड लेटर ऑफ एंड बैंक गारंटी। लेटर ऑफ गारंटी इज लेटर ऑफ क्रेडिट। इन्होंने सबसे पहले 2-3 पॉइंट तक एक्सप्लेन किया लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, फिर कुछ काम के 3 पॉइंट बोले, देवर डिफरेंस बिटवीन एलसी एंड बीजी। ये पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला कि एलसी जनरली यूज किया जाता है
इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, और बीजी यूज किया जाता है रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर इनका ओपिनियन है कि बीजी यूज किया जाता है ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के लिए, ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए यूज किया जाता है बीजी। और थर्ड पॉइंट ये लेकर आ गए कि बैंक गारंटी जो होता है ना, वो हम आपका एलसी और बीजी के अंदर क्या डिफरेंस होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल भी जा रहा है तो जो एलसी है वो तो इन्फोर्स होगा ही सही। एलसी विल बी इन्फोर्स्ड in normal case also, you plan to do it, but when it comes to BG it will be enforced if things do not go as planned, ऐसा। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, बीजी को एक्सप्लेन किया और फिर सिमिलैरिटी के अंदर लेकर आ गए कि दोनों के अंदर क्यों करते हैं आप ये, टू रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क, बिकॉज बायर और सेलर कैन नॉट रिलाई ऑन ईच अदर्स क्रेडिट वर्दीनेस, दे वांट सम अदर अफर्मेशन। तो वहां पे दोनों की फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस हो जाती है बिकॉज दे कैन रिलाई ऑन द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशूइंग बीजी और एलसी। And this is all about chapter number 8. Chapter 8 तो कुछ है ही नहीं, इतू सा पिद्दू सा चैप्टर है, राइट? तो क्या प्रैक्टिकली स्पीकिंग 7 और 8 एक ही चैप्टर्स हैं, एक ही टाइप के चैप्टर, बस उन्होंने 2 चैप्टर बना दिए हैं। आर वी गुड हियर? कहीं कोई सवाल? गुड टू गो? चलो खेल कूद ऐश करो, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। टुमारो वी गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। थैंक यू सो मच।